स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो गाइस एसबीपीओ मेंस 2 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के, तीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सेम तीन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे उसी पे बेस आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप लोगों के भी ये क्वेश्चन आपने एसबीपीओ दिया है तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज को क्रैक कर सकते हो कि यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल और जितने भी आगे बैंकिंग के एग्जाम होने वाले हैं 2022 में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पहले खुद से सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग सोल्व कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं कर पाते तो फिर पूरा सॉल्यूशन देखिए। और सभी वीडियोस जो मेंस के आ रहे हैं वो जरूर देखिए यार, उनमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो मेंस में देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वेश्चन आया था इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन, और ये एक नए लेवल का क्वेश्चन दिया था इन्होंने। यानी पहले क्या होता था कि अपने को एक इनपुट दिया होता था, उसमें से स्टेप दे रखे होते थे, फिर वो एक इनपुट और दे देता था, फिर अपने से स्टेप पूछ लेता था कि कितने स्टेप इसमें बन रहे हैं। पर जो एसबीआई पीओ में आया था, मैं ये बोल सकता हूँ कि मोस्टली लोगों ने इसको स्किप किया होगा, क्योंकि एक अलग तरीके का दिख रहा था। क्योंकि क्वेश्चन देखोगे आप लोग, यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन थे यहाँ पे कि व्हाट इज एट द रेट का मतलब क्या है, व्हाट इज कॉपीराइट, व्हाट इज एंड का मतलब क्या है, व्हाट इज हैज का मतलब क्या है, ये मतलब अपने को बताने थे। अब इनमें वन बाई वन करके अपने देखें। सबसे पहले देखो ऊपरी ऊपर अपने को इनपुट दे रखा है, ठीक है, एट द रेट दे रखा है, यानी इसका मतलब तो अपने को बताना पड़ेगा। सेकंड वाला ये वाला है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। अब देखो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को जो वो एबीसीडी लिख के रखना होगा। इसमें कहीं पे भी आप लोग लिख के रख लीजिए, या आप लोगों को वर्बली याद है तो वो भी चल जाएगा। ये अपने लिख के रख लेते हैं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है अभी। क्योंकि ये अगर आप लोग लिख लोगे ना तो जो गलतियां होती हैं उसके चांसेस आप लोगों के कम हो जाएंगे। और ये आप लोगों का यहाँ पे हो गया W और Z। अब देखो पहले तो अपने कुछ नहीं बोल सकते, दूसरे में देखते हैं। देखो यहाँ पे T है, उसके बाद H है, उसके बाद I है, उसके बाद L है, उसके बाद N है। अब देखो दूसरे का पहले का ये रहा होगा, दूसरे का कहीं ना कहीं ये होगा। तो देखो दूसरे का ये कैसे बन सकता है। अगर मैं देखूं T के बाद U आ रहा है तो डेफिनेटली हो सकता है कि T के जस्ट बाद वाला U आ जाए। H के बाद देखा तो I आ रहा है, हो सकता है H के ठीक बाद वाला I आ जाए, पर I तो सेम आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। L के बाद M आ रहा है, हो सकता है L के ठीक बाद वाला M आ जाए। N के बाद O आ रहा है, हो सकता है भी N के ठीक बाद वाला O आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं पता लग रहा है मेरे को इसमें से। नेक्स्ट एक बार और देखते हैं, इसका अब कहीं ना कहीं ये वाला होगा। इसमें देखो J के बाद K आ रहा है, K के बाद L आ रहा है, Q के बाद R आ रहा है, O अपना सेम रह रहा है, S के बाद T आ रहा है। ठीक है जी, आगे और देखते हैं। P के बाद देखो यहाँ पे Q आ रहा है, Q के बाद R आ रहा है, A अपना सेम रह रहा है, R के बाद S आ रहा है, M के बाद N आ रहा है। तो ठीक है जी, कहीं ना कहीं चेंज दिखाई दे रहा है मेरे को इसमें भी। और I का यहाँ पे देखे तो सेम I आ रहा है, S के बाद T आ रहा है, J के बाद K आ रहा है अपना, ठीक है, H के बाद यहाँ पे I आ रहा है और U अपना सेम आ रहा है। तो इस चीज से अपने को क्या पता लग रहा है कि जो भी वोवल्स है ना, वोवल्स को चेंज नहीं कर रही है, वोवल्स को तो सेम ही रख रखा है। आप किसी में भी देख लो, जैसे आई है, यू है, तो वोवल्स जो आपके होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, इनको ये सेम रख रखा है। बाकी जो कॉन्सोनेंट अपने हैं उनको ये चेंज कर रहा है, यानी उनमें एक प्लस कर रहा है। ये देखो ना, टी में यू कर रहा है, तो ये अपना स्टेप फर्स्ट यहाँ पे बन रहा है। अब ये अगर अपने स्टेप फर्स्ट बन रहा है तो अपने को तो एट द रेट का मतलब पूछा है, तो जो कि अपना इनपुट था, और एट द रेट में क्वेश्चन भी पूछा है कि एट द रेट का मतलब क्या है, तो ये कैसे निकलेगा। अब देखो यहाँ पे मैं कोड लिख लेता हूं, ZEEHW, ये वाला कोड ही होगा इसका। अगर फर्स्ट की बात करें तो देखो जेड आ रहा है, जेड से पहले कौन सा आएगा, तो वाई आना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐड कर रहा है। तो मैं भी यहाँ पे एक माइनस कर देता हूं, तो ये इनपुट बन रहा है अपना, ठीक है, एट द रेट जो दे रखा है ना वहां पे अपना इनपुट बन रहा है। अब इसको एक बार छोड़ देते हैं। एच वाला देखते हैं, एच से ठीक पहले क्या आता है अपना जी आता है, यहाँ पे जी आ जाएगा। डब्ल्यू से ठीक पहले क्या आता है अपना बी आता है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब ऑप्शन के हिसाब से होगा, ये यहाँ पे दो कंडीशन बन जाएगी। एक तो ये बन जाएगा कि वो जो वोवल्स है उनको चेंज नहीं कर रहा, तो ये वाला चेंज नहीं करेगा तो सेम ई आएगा। अब ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ पे ई हो ही ना, उसने चेंज किया हो और फिर ये चीज बनी हो कि यहाँ पे उसने क्या किया हो, डी में एक ऐड किया हो, डी में एक ऐड किया हो, तो ई बना हो आपका। ये भी तो हो सकता है, दो ऑप्शन बन रहे हैं। पर अगर अपने देखें कि यहाँ पे अगर ये वो वोवल को चेंज नहीं कर रहा, तो अपने यही मान के चलें कि यहाँ पे उसने वोवल को चेंज नहीं किया। बाकी जो ऑप्शन आपको 5 दिए होंगे उनमें से आप लोगों को देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है। अगर ये ऑप्शन बन रहा है तो ये वाला होगा,
अगर ये दोनों ही बन रहे हैं तो दोनों लगाने पड़ेंगे अपने को। अगर ये वाला ऑप्शन दिया तो ये वाला ऑप्शन बनेगा। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड है कि कौन सा ऑप्शन उसने दिया है, पर अगर अपना स्टिक माने अपने, तो स्टिक वाला कौन सा रहेगा अपना, ये वाला रहना चाहिए स्टिक तो, क्योंकि वोवल्स उसने बोला चेंज नहीं होंगे, तो स्टिक तो अपना ये वाला होना चाहिए। तो एट द रेट का अपना आंसर मिल चुका है। अब नेक्स्ट अपना कॉपीराइट का देखना है। देखो कॉपीराइट भी लास्ट में है, और अगर एंड की बात करेंगे वो भी लास्ट स्टेप में है। इसके लिए 5 के 5 स्टेप अपने को जानने पड़ेंगे। अब पहला स्टेप तो अपने को पता लग गया कि उसने क्या किया कि वोवल्स को सेम रखा है, बाकी कॉन्सोनेंट में उसने कहीं ना कहीं एक इंक्रीज किया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कैसा बनेगा। अब देखो सेकंड स्टेप में इसने जेड सेम रखा है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे उसने एफ ऑफ कर दिया, यानी जो वोवल्स उसमें एक ऐड किया और जो कॉन्सोनेंट अपना सेम रखा। एच के बाद एच आ गया, डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू आ गया। इधर देखो यू के बाद वी आ गया अपना, आई के बाद जे आ गया, आई के बाद जे आ गया, एम सेम आ गया अपना, ओ के बाद अपना पी आ गया, यानी एक ऐड कर रहा है वो। के अपना सेम आ गया, एल सेम आ गया, आर अपना सेम आ गया, ओ के अंदर एक ऐड कर रहा है, यानी और टी सेम है, यानी जो वोवल्स है उनके अंदर एक ऐड कर रहा है, बाकी कॉन्सोनेंट अपना सेम रह रहा है। क्यू आर, ये देखो ए के अंदर बी उसने एक ऐड कर दिया, आई के अंदर एक ऐड कर दिया, आई के अंदर ऐड कर दिया, यू के अंदर एक ऐड कर दिया। तो ये वाला अपना थर्ड स्टेप बन गया। अब थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप बनाना है। देखो जेड उसने ले लिया, एच उसने ले लिया, डब्ल्यू उसने ले लिया। अब इसमें क्या हो सकता है, या तो ये दोनों बीच वाले छोड़ रहा है वो, ये हो सकता है। आगे और देखते हैं एक बार, यहाँ पे बी आ गया अपना, यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे पी आ गया, यहाँ पे बीच वाले दो छोड़ रहा है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे के एल आर पी टी, यहाँ पे तो बीच वाले नहीं छोड़े उसने, यहाँ पे तो पूरा का पूरा लिख दिया उसने। और ये तो अपने को जो है वो नेक्स्ट में यहाँ पे बताना है कि हैज का मतलब क्या है। और इसमें और देखें तो अपने टी के बी ले लिया। अब यहां से पता लग गया कि वो क्या कर रहा है कि जो भी लेटर रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड लेटर को वो नहीं लिख रहा है, उनको हटा रहा है। यहाँ पे देखो ना, दो अप रिपीट हो रहे हैं तो उसको हटा दिया, दो जे रिपीट हो रहे हैं उनको हटा दिया, दो जे रिपीट हो रहे हैं उनको हटा दिया। तो जो भी रिपीटेड वर्ड है वो उठा देगा। तो अब हैज का कोड बता सकते हैं। हैज का कोड क्या आएगा अपना, देखो क्यू तो अपना सेम आएगा, आर आ जाएगा अपना, बी आ जाएगा अपना, एस आ जाएगा अपना, और एन आ जाएगा। यानी रिपीट तो कोई नहीं हो रहा उसमें, अगर रिपीट हो रहा है तो वो हटा देता है, रिपीट नहीं हो रहा है तो ये वाला अपना हैज का कोड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपनी। नेक्स्ट स्टेप में देखो इसने जेड ले लिया अपना, डब्ल्यू ले लिया, और यहाँ पे आई लिया उसने, यानी बीच वाले में अगर एच से आई लेके आ रहा है तो कहीं की एक प्लस कर रहा होगा बीच वाले में। आगे देखते हैं, बी ले लिया उसने, एम के अंदर उसने एक प्लस के एन आ गया, और पी ले लिया। भी हो सकता है भी बीच वाले में एक ऐड कर रहा है, पर आगे और देखते हैं अपने। तो यहाँ पे बीच वाला कौन बनेगा, बीच वाला तो आर बनेगा यहाँ पे तो, पर आर में ऐड कर रहा है वो, आर में तो नहीं ऐड कर रहा है। के अपना सेम आ रहा है, एल अपना सेम आ रहा है, आर अपना सेम आ रहा है, पी के अंदर एक ऐड कर रहा है, और टी अपना सेम आ रहा है। इस चीज से क्या पता लग गया, इस वर्ड से। आगे और देख लो, ये तो इसमें तो बीच वाला फिर से आ जाएगा के अंदर एक, पर इस वर्ड से पता लग रहा है, और इस वर्ड से और पता लगाएंगे। जो हैश का कोड आया था ना, इस हैश के कोड को यहाँ पे रख दिया अपना। ठीक है, अब इसमें देखो क्यू तो सेम है, वहां पे आर सेम है, बी सेम है, एस के अंदर एक ऐड कर रहा है। यानी इसका मतलब है जो थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप में अपने जा रहे हैं ना, वहां पे जो सेकंड अपना राइट है ना, सेकंड लेटर जो राइट से, उसके अंदर प्लस एक कर रहा है वो। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखो एच है, सेकंड राइट है, एक हो गया, प्लस एम है, एक प्लस हो गया, पी है, एक प्लस हो गया, टी है, टी के अंदर एक प्लस किया, ऐसा आ गया मेरा, और जे है, जे के अंदर एक प्लस किया, के आ गया। तो अपना फोर्थ स्टेप इस तरह से बनेगा, यानी जो भी सेकंड राइट रहेगा ना उसके अंदर एक ऐड कर देगा। अब फोर्थ स्टेप से फिफ्थ स्टेप कैसे बनेगा वो देखो। अब देखो जेड अपना सेम है, वाई अपना सेम है, डब्ल्यू आ गया यहाँ पे, डब्ल्यू के बाद वाई आ रहा है। अब देखो डब्ल्यू के बाद वाई कैसे आ सकता है, इधर देखो ये इसीलिए लिखाए थे मैंने। देखो एक और दो ऐड करूं मैं डब्ल्यू के अंदर तो वाई आ जाएंगे। अब ये एंड का कोड अपने को बताना है, कॉपीराइट का कोड बताना है। इसमें देख लेते हैं, के सेम है, एल सेम है, आर सेम है, क्यू, और टी के बाद बी आ रहा है। देखो टी किधर है, टी और बी देखो दो ऐड हो रहे हैं, और इसमें देखो बी से एक्स आ रहा है तो देखो दो ऐड हो रही हैं, तो इनमें भी दो दो ऐड करेंगे। अब देखो कॉपीराइट का कोड निकालते हैं सबसे पहले। कॉपीराइट के अंदर देखो क्यू अपना आ जाएगा, इधर आर अपना आ जाएगा, बी आ जाएगा अपना, टी आ जाएगा। अब एन के अंदर दो ऐड करेगा वो, दो ऐड करेगा तो कितने आ जाएगा मेरा, पी आ जाएगा। तो ये अपना कॉपीराइट का कोड बन जाएगा। अब एंड का अगर कोड बनाए तो एंड के कोड में देखो अपना बी एन, और पी के अंदर दो ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आर आ जाएगा। तो ये अपना बन जाएगा एंड का कोड। तो ये जो आपका कंप्लीट इनपुट आउटपुट था जो एसबीपीओ मेंस में पूछा गया था। अभी आईबीपीएस पीओ जो आपका आईबीपीएस क्लरिकल मेंस, एसबी क्लरिकल 2022 मेंस, उनमें कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, पर ये लग रहा था कि इजी नहीं है क्योंकि इसमें एट रेट दे दिया। बाकी चीजें वहां पे एग्जाम के टाइम में समझ में नहीं आती, पर अब आप लोग इसको इजीली बना लोगे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस चेंजेस ही करने थे, और एक पजल से तो बहुत कम टाइम में आप लोग बना लेते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। दो ही क्वेश्चन थे उस पे, ठीक है, दो क्वेश्चन थे उस पे बेस, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें क्या था देखो, इसमें अपने से पूछा गया था कि व्हाट कैन बी प्लेस एट द हैज की जगह पे क्या कोड आएगा।
और बाकी पूछेगा व्हाट इज द रॉन्ग इन थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर कोड जो वो रॉन्ग कौन सा है ये वाला पूछा गया था, ठीक है। अब वहां पे ये वर्ड वगैरह अलग हो सकते हैं और यहाँ पर अलग हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पैटर्न जो था वो सेम यही था, इकोनॉमी ग्रोथ लेवल डाउन। अब देखो इकोनॉमी के बाद अपने को M1PB8XT कोड दे दिया, और सेकंड के अंदर अगर मैं देखूं कोड तो M1 इधर आ रहा है, M1 इधर आ रहा है, तो इकोनॉमी तीनों में सेम आ रहा है। तो इकोनॉमी का कोड तो मेरे को पता है कि M1 बन रहा है, ठीक है। अब ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग मान लो आप, या आपको स्पेसिफिक कोडिंग मान लो, पर ये जो है ना कहीं ना कहीं स्पेशल कोड ही आप लोग इनको मानोगे, क्योंकि ये इन वर्ड से तो नहीं निकल रहे। जैसे आपकी न्यू कोडिंग डिकोडिंग होती है जो वर्ड से होती है वो वाली नहीं है ये आप चाइनिंग मान लो या स्पेशल कोडिंग मान लो, ठीक है। तो देखो इकोनॉमी का कोड अपने को पता लगेगा M1 कोड है। अब देखो ग्रोथ लेवल डाउन, इनके कोड कहीं ना कहीं ये होंगे, ग्रोथ का ये हो सकता है, लेवल का ये हो सकता है, डाउन का ये हो सकता है, इन तीनों में से या लगेगा कोई कोई कोड आएगा इनमें। अब सेकंड में देखो इकोनॉमी का कोड तो M1 आ चुका है मेरे पास, ठीक है, इकोनॉमी का कोड तो M1 आ चुका है। अब रेट इंडेक्स और रेंज इन तीनों के कोड में यहाँ पे या लगेगा, ठीक है, यहाँ पे या लगेगा। अब जो ये हैज है ना ये कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि आपने बोल दिया कि इकोनॉमी का कोड तो चलो ठीक है M1 आ गया स्पेसिफिक कोड आपका, पर एन ए और जेड ए में से कौन सा पता लगेगा कि रेंज का कौन सा, रेट का कौन सा, इंडेक्स का कौन सा, और हैज किसका, ये कैसा पता लगेगा। अब देखो उसके अंदर क्या था, जब आपका एग्जाम के अंदर क्या था, उसमें ऑप्शन दे रखे थे 5, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका पीबी था, दूसरा ऑप्शन आपका एक्स था, तीसरा ऑप्शन आपका बीटी था, और चौथा ऑप्शन जो आपका था ना वो यहाँ पे था M1 था, और पांचवा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। अब बताओ आप लोग हैज का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, क्योंकि ये कोड तो ऑलरेडी अपने को पता है, फर्स्ट में आ चुका है और लास्ट लाइन में है, तो फर्स्ट में से कोई रिपीट ही नहीं हो रहा वर्ड, तो ये तो बन ही नहीं सकता। एक्स लास्ट में है, कोई रिपीट नहीं हो रहा वर्ड लास्ट, और यहाँ पे देख लो इकोनॉमी इंक्रीज दिस ईयर, और इकोनॉमी रिपीट हो रहा है, इकोनॉमी का कोड M1 बन गया। बाकी कोई वर्ड यहाँ पे बीटी का रिपोर्ट नहीं हो रहा और M1 का इकोनॉमी बन गया, तो नन ऑफ दीज अपना यहाँ पे आंसर बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। अगर यहाँ पे अलग से कोई कोड भी होता, अगर पांचवें ऑप्शन में स्पेसिफिक कोई कोड होता अपने पास, या XY कोड दे देता, तो वो वाला अपना आंसर हो जाता, क्योंकि स्पेसिफिक कोड है। तो ये बाकी कोड्स तो आ चुके हैं क्वेश्चन में, ये कोड नहीं आया, तो ये इसका कोड बन जाएगा। अब देखो व्हाट इज द रॉन्ग इन थर्ड स्टेटमेंट, ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि थर्ड स्टेटमेंट के अंदर रॉन्ग कोड कौन सा है। अब अपने कैसे फाइंड करेंगे, देखो M1 तो इकोनॉमी का कोड बन गया, ये तो अपने को पता लग गया कि M1 जो कोड है ना वो तो इकोनॉमी का है, ठीक है। अब आगे देखो ये पीवी कोड है, AX कोड है और BT कोड है। अब BT कहीं पे आया नहीं आया, AX कहीं पे आया नहीं आया, PB कहीं पे आया, PB फर्स्ट लाइन में आया, ठीक है। और फर्स्ट लाइन के अंदर जो भी वर्ड है इकोनॉमी के अलावा कोई वर्ड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, तो जो थर्ड लाइन के अंदर रॉन्ग कोड होगा वो PB का ही होगा, ठीक है। कौन सा कोड होगा अपना, PB का कोड जो वो यहाँ पे रॉन्ग होगा, क्योंकि पीबी तो एक बार आ चुका है ना ऊपर, अब दोबारा अगर आएगा तो वो सेम रिपीट होना चाहिए वर्ड, पर सेम नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है पीबी की जगह कुछ और कोड आएगा यहाँ पे, तो रॉन्ग वाला कोड ये रहेगा। एक अपनी आगे पजल हो रहा है जो कि मेमोरी बेस्ड पजल है, ये वाली आप लोग सोल्व कीजिए एक बार खुद से और फिर ट्राई करते हैं अपनी। तो गाइस देखो इसमें क्या है, 8 लोग ABCDEFGH एक साल के अलग अलग महीनों में जन्म लेते हैं, ठीक है भाई, अपने को एक साल बता दिया और उसके अलग अलग महीनों में कहीं कहीं जन्म लेते हैं, जिनमें से 4 लोग जनवरी, देखो यहाँ पे 4 लोगों के बारे में डेटा भी दिया होगा उसने कि जनवरी अप्रैल नवंबर और दिसंबर में जन्म लेते हैं, बाकी अलग अलग महीनों में जन्म लेते हैं, ठीक है, और अलग अलग शहरों में रहते हैं, ठीक है जी। इसने बोल दिया कि 4 लोग तो है ना वो तो इन्हें फिक्स कर दिया कि जनवरी अप्रैल नवंबर दिसंबर में जन्म लेते हैं, ठीक है, ये तो 4 लोग फिक्स कर दिए, पर बाकी जो है ना वो अलग अलग महीनों में जन्म लेते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये कह लिया कि बाकी महीनों का उसने नाम नहीं बताया, कि 4 तो चलो ठीक है उसने फिक्स कर दिया कि जनवरी होगा, अप्रैल होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा, बाकी के उसने बताया नहीं कि कौन से महीने में जन्म लेंगे वो, तो इसके लिए अपने को जो वो पूरे के पूरे 12 महीने देखने पड़ेंगे, और उनमें से अपने को कहीं की इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे निकालना पड़ेगा। तो अपने 12 महीने यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं एक बार, देखो इधर लिख लेते हैं अपने जनवरी, इधर अपना आ जाएगा फरवरी, इधर अपना आ जाएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पे अपना आ जाएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और यहाँ पे अपना दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने महीने आ चुके हैं। अब इसने क्या किया था, तो जनवरी तो उसने कर ही दिया था कि जनवरी तो होगा ही होगा, ठीक है, बाकी के बारे में उसने अपने को कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं होगा। एक बार आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, अगर हो रहा है तो ठीक है, बाकी आपको इनके डेज भी लिखने होंगे, जैसे जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, फरवरी में या तो 28 होंगे या 29, पर उसने स्पेसिफिक कुछ नहीं बोला कि कितने डेज होंगे, तो अपने 28 मान के चलेंगे।
मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31 होंगे, जून में कितने होंगे 30 होंगे, जुलाई में कितने होंगे 31 होंगे, अगस्त में कितने होंगे 31 होंगे, सितंबर में कितने होंगे 30 होंगे, अक्टूबर में कितने होंगे 31 होंगे, और नवंबर में 30 होंगे, और दिसंबर में अपने कितने हो जाएंगे 31 हो जाएंगे। ठीक है, 31 दिन हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ई का जन्म 30 दिन वाले महीने में होता है, लेकिन सितंबर से पहले नहीं होता और वह चंडीगढ़ में रहता है। देखो इन्फॉर्मेशन वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया होता, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इजी बना दिया आप लोगों के लिए, पर आप लोगों को एक पैटर्न देने की कोशिश की है कि ये वाला पैटर्न वहां पे था एग्जाम के अंदर। देखो ई का जन्म जो है ना वो 30 दिन वाले महीने में होता है, लेकिन सितंबर से पहले नहीं होता और वह चंडीगढ़ में रहता है। देखो ई का अगर सितंबर से पहले नहीं होता तो आप लोग देखो सितंबर के बाद 30 दिन पहले है तो नवंबर वाला ही बनेगा एक ही महीना, और ये नवंबर में है और ये CHD में रहता है यानी चंडीगढ़ में रहता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे क्लियर होगी ई के बारे में। ठीक है, ये अपना ई बन गया इस तरह से। आगे देखते हैं अपने ई और डी के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं और डी फरवरी में जन्म नहीं लेता और लखनऊ में रहता है। देखो डी जो है ना वो लखनऊ में रहता है, ये बात इसने बोल दी अपने को, पर वो ना फरवरी में जन्म नहीं लेता। फरवरी में डी का जन्म नहीं होगा, डी जो वो लखनऊ में जन्म लेता है। और ई और डी के बीच में 3 व्यक्ति, अब ऐसे नहीं है कि 1 2 और 3 कर दे डी यहाँ पे रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने को बताया नहीं, सिर्फ 4 महीने बताया, उसमें से कौन कौन से देखो जनवरी के बारे में बताया उसने, अप्रैल के बारे में बताया, नवंबर के बारे में बताया, दिसंबर के बारे में बताया। अब बाकी महीने तो अपने को खुद फाइंड करने पड़ेंगे। अब ई और डी के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 3 पर्सन है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 व्यक्तियों का जन्म लगातार विषम दिनों वाले महीनों में होता है। देखो 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका जन्म लगातार विषम दिन वाले महीनों में होगा। अब विषम जिसमें दिन होते हैं और लगातार 2 महीने होते हैं वो कौन से होंगे, वो आपका जुलाई होगा और अगस्त होगा, क्योंकि इसमें होंगे लगातार जो डे होंगे वो जुलाई और अगस्त ही ऐसा महीना होगा जिसमें लगातार अपने विषम डेज होंगे। ठीक है, तो ये 2 महीने ये हो गए अपने पास, 4 पहले से थे, 2 और आगे, तो अपने पास 6 महीने फाइंड होगी। अभी 2 महीने अपने को पता नहीं कौन से हैं। ए सबसे बड़ा है और जयपुर में रहता है। देखो ए के लिए बोल देना सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो वही होगा जो जनवरी में आएगा, तो ए सबसे बड़ा आ जाएगा। और ए रहता क्या पे है, ए जयपुर में रहता है। ठीक है, ये जयपुर आ गया। जी हैदराबाद से है और उसका जन्म डी के ठीक, देखो डी के ठीक बाद कौन है, जी आ गया अपना, और जी हैदराबाद में रहता है। ये लो जी हैदराबाद आ गया जी का। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि वो तो इधर भी आ जाए, पर अभी अपने श्योर नहीं है कि इधर भी आए। मान लो भी यहाँ पे 1 महीना है और यहाँ पे 1 दे दे फिर भी आ सकता है, और यहाँ पे डी दे दे यहाँ पे जी दे दे फिर भी आ सकता है, तो अभी अपने इसका अपना श्योर नहीं मान सकते। और उसका जन्म जी की ठीक बाद होता है। ठीक है, अब ठीक बाद का मतलब ये है कि ये महीने अपनों ने लिख रखे हैं। अब ये महीना अगर डी का होता, देखो यहाँ पे समझो, और ये जी का होता, ये बीच वाले महीने काट देता तो ठीक बाद ही होता, क्योंकि इनके बीच में कोई पर्सन नहीं है। ठीक बाद का मतलब ये होता है कि बीच में पर्सन ना हो, पर अपने को पता नहीं कौन सा मंथ है, तो अपने अभी मान नहीं सकते इस चीज को। आगे देखो, अहमदाबाद और जयपुर के बीच 6 व्यक्ति। अब देखो अहमदाबाद और जयपुर वाले के बीच में 6 व्यक्ति रहते हैं। अब कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि जयपुर जब सबसे ऊपर आ गया और इनके बीच में अगर 6 पर्सन आएंगे, 6 तो इनके बीच में आएंगे, एक जयपुर खुद हो गया 7, और एक जिसपे अहमदाबाद बैठेगा वो हो जाएगा 8, तो कंप्लीट 8 हो रहे हैं ना यहाँ पे। तो अहमदाबाद फिर कहां पे आना चाहिए, जो लास्ट अपना बसता है दिसंबर वाला, वहां पे अपना अहमदाबाद आना चाहिए। ठीक है, तो अहमदाबाद अपना आ जाएगा दिसंबर में। आगे देखो, पटना और रांची के बीच कम से कम 2 व्यक्ति है। देखो पटना और रांची वाले जो है ना, अब पता नहीं पटना कहां पे है रांची कहां पे है, पर उनके बीच में कम से कम 2 व्यक्ति होंगे, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं पर कम से कम 2 होंगे। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, पटना और रांची के बीच कम से कम 2 व्यक्ति, कम से कम तो 2 होंगे। ठीक है, 2 प्लस भी हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा अपने कितने ही हो सकते हैं, उसमें कुछ नहीं बोला। आगे बोला बठिंडे वाला व्यक्ति का जन्म दूसरी छमाही के शुरुआत में नहीं होता। अब ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे कि जो बठिंडे वाला व्यक्ति है ना, उसका जन्म क्या है कि दूसरी छमाही, दूसरी छमाही कौन सी होती है, पहली छमाही जून को खत्म होती है, दूसरी छमाही जुलाई में स्टार्ट होती है। तो जो बठिंडे वाला पर्सन है ना, उसका जन्म जुलाई में तो नहीं हो सकता, दूसरी छमाही की शुरुआत में नहीं है तो जुलाई में तो नहीं है उसका जन्म। और बी का जन्म एफ के ठीक बाद होता है। अब बी जो भाई एफ के ठीक बाद किसका जन्म होता है, बी का जन्म होता है। और इसमें एक इंफॉर्मेशन इधर अपने मिस हुआ गया कहीं पे, उसमें यह था कि जो डी का जन्म है ना, ये वाला आप ऐड कर लेना, इसमें डी का जन्म फरवरी में नहीं होता,
ये चीज यहाँ पे बोली थी कि डी का जन्म जो है ना फरवरी में नहीं होता। अब डी का जन्म अगर फरवरी में नहीं होगा तो इसने ये इनडायरेक्ट हिंट अपने को दिया है कि जो फरवरी है ना वो एक महीना है इनमें से। ये इनडायरेक्ट हिंट देता है इस तरह से कि डी का जन्म फरवरी में नहीं होता। अब डी का नहीं है, बाकी और किसी का तो हो सकता है, पर इसने इनडायरेक्ट हिंट देती कि फरवरी का महीना है ना, कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपने को। तो अब देखो अपने 1 2 3 4 5, दो ये हो गए अपने पास, दो ये 4 और एक 5, तो 400 पहले से थे अपने पास। और अपने पास ये एक अपने पास आ चुका है, 2 3 4 5 6 और 7 महीने अपने पास हो चुके हैं। अभी भी एक महीना और अपने पास बचा हुआ है। तो इसमें आप एक इंफॉर्मेशन जो और अपनी ऐड करनी होगी, इधर पे देखो यहाँ पे अपने ऐड कर लेते हैं। जी जो है ना वो कहाँ पे रहता है, जी हैदराबाद में है, और जी जो वो डी के ठीक बाद है। तो डी जी का जो जन्म है वो आप लोग मई में यहाँ पे अलग से नोट करो। जी का जो भी जन्म है वो मई में हुआ था, ठीक है। ये वाला अपने ऐड कर लेंगे इसमें, तो ये पजल डेफिनेटली सही हो जाएगा अपना। देखो जी फिर यहाँ पे आ जाएगा अपने, और जी से ठीक पहले फिर डी आना चाहिए, क्योंकि अप्रैल तो एक महीना है अपना। और ये लखनऊ में आ सकता है, पर डी जो वो फरवरी में नहीं जा सकता, और वो लखनऊ शहर से है, तो लखनऊ यहाँ पे आ जाएगा अपना। और जी का अपना जो है वो हैदराबाद आ जाएगा, ये अपना हैदराबाद आ गया। अब देखो बी और एफ के लिए बोला था ना कि एफ के ठीक बाद बी है, तो ऊपर तो नहीं आ सकता, एक ही बंदा है, तो नीचे यहाँ पे 2 पर्सन है अपने पास, तो एफ अपना यहाँ पे आ जाएगा, बी अपना इधर पे आ जाएगा, ये अपना बी हो गया। अब अपना कौन सा रह गया, सी और एच रह गया अपने पास ना। तो सी और एच में से कोई यहाँ पे आएगा 1%, और सी और एच में से कोई 1% यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी पता नहीं कहाँ पे आएगा। इसके अलावा ये वाली इंफॉर्मेशन हो चुकी है, ई और डी की इंफॉर्मेशन हो चुकी है कि 1 2 और 3% होने चाहिए और डी के बीच में। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी अपनी कंप्लीट हो गई है। देखो यहाँ पे 1 2 और 3% हो गया ना ए और डी के बीच में, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये हो गया अपना, ये वाला हो गया। ये वाला रह गया ना, पटना और रांची के बीच में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अब देखो पटना और रांची के बीच में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, तो देखो पटना कहाँ आ सकता है। तो पटना अगर यहां पे रख दूं मैं, तो 1 और 2 व्यक्ति तो अपने बन रहे हैं यहाँ पे। पर इधर पे देखो कि जो ये बठिंडा वाला पर्सन है ना अपना, ये इधर जुलाई में नहीं आ सकता, तो बठिंडा वाले पर्सन के लिए कौन सा बनेगा, बठिंडा वाला पर्सन फिर यहाँ आ सकता है। अगर जुलाई दूसरी 6 माह के स्टार्टिंग में नहीं आएगा तो फिर कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा बठिंडा वाला पर्सन। और ये जो रांची वाला पर्सन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पर अभी देखो रांची के बारे में और पटना के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या, ऊपर देख लेते हैं एक बार अपने। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इनके बीच में भी या लग जाएगा, तो पटना और रांची यहाँ पे आ जाएगा, और रांची और पटना अपना इधर पे आ जाएगा। तो ये वाला पजल जो है वो एसबीपीओ मेंस में पूछा गया था इस टाइप से। तो ये आगे एग्जाम में भी फॉलो हो सकता है आपका, एसबी क्लरिकल वगैरह में, आईबीपीएस पीओ मेंस में भी ऐसे पजल आ सकते हैं। तो इनके लिए आप लोगों को रेडी रहना है। ये डेज वगैरह आप लोगों को सही से याद हो तभी आप लोग इस पजल को बना सकते हो। और जितना ज्यादा आप लोग इसमें अपने माइंड को सही से यूज करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा रहेगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम का जब प्रेशर ज्यादा होता है तो उस टाइम पे आप लोग कहीं कहीं बीच वाले महीने भूल जाते हो। तो इनको भूलना नहीं है, इनको इस तरह से ही नोट डाउन करना है, तभी आप लोगों का पजल कहीं ना कहीं वहां पे सही बन पाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है और कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।